हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है और इनको कोई बैक्टीरियल डिसीज हुई है या फिर इन्फेक्शन हुआ है। तो हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पर्सन एक्स को किस बैक्टीरिया की वजह से डिसीज हुई है या किस बैक्टीरिया की वजह से इनकी बॉडी में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? हम इस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पर्सन एक्स को क्या दे पाएं, एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे पाएं। क्या दे पाएं? एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे पाएं। आप एक्यूरेट ट्रीटमेंट तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि जो डिसीज है या इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की गई है। साथ ही साथ आपको यह पता हो कि उस बैक्टीरिया का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो आपकी बॉडी में जाके कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इस बैक्टीरिया को किस एंटीबायोटिक की हेल्प से किल किया जा सकता है, एंटीबायोटिक कैसे इस बैक्टीरिया पे वर्क करेगी। तो इसलिए हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते हैं बैक्टीरिया का। जो भी डायग्नोसिस है उसको करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है और मेथड है। इस मेथड को हम बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसीजर में जो पहला मेथड होता है, पहला पार्ट होता है, वो होता है सैंपल और स्पेसिमेन कलेक्शन, इट्स ट्रांसपोर्ट टू द लैब एंड स्टोरेज। तो इस प्रोसीजर में बेसिकली हमें ये करना होता है कि जो पर्सन एक्स है जिनको क्या हुई है, डिसीज हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, उनसे बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक सैंपल कलेक्ट करना होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन में या फिर सैंपल कलेक्शन में जो चीज हमें पढ़ने की है वो ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस डिसीज में हमें कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है। यानी कि अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है तो वहां कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है, और जैसे कि हम ब्लड लेते हैं वहां पे, और किसी पर्सन को अगर मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो वहां हमें कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है। लेकिन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के केस में हम क्या लेते हैं, बलगम लेते हैं पेशेंट का। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में या सैंपल कलेक्शन में हमको ये पता होना चाहिए कि किस डिसीज में कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ हमें इसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जो सैंपल है वो घर से लिया गया है और लैब बहुत दूर है, या जिस हॉस्पिटल से लिया गया है उससे लैब बहुत दूर है, तो उस सैंपल को कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ जब सैंपल लेबोरेटरी में पहुंचेगा तो उसको हमें कैसे स्टोर करना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट फालतू तो बैठा नहीं है कि जैसे ही सैंपल आएगा और काम पे लग जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको स्टोर करना पड़ सकता है, तो उस सैंपल को हम कैसे स्टोर करेंगे, ये सारी चीजें हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिटेक्शन। यानी कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमें उस सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए कोई बहुत स्पेशल मेथड ना करनी पड़े, डायरेक्ट हम उसको डिटेक्ट कर सकें। डायरेक्ट डिटेक्ट कैसे किया जाता है, हम क्या लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर लगाने वाली स्लाइड होती है, और इस पे क्या करते हैं, हमारा जो भी सैंपल या स्पेसिमेन होता है उसकी एक थिन लेयर इसके ऊपर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मीयर बोलते हैं। अब इस स्मीयर को हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली अगर आप ऐसे करके एनालाइज कर रहे हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो बैक्टीरिया दिख जाए, समझ में आ जाए कि कौन सा है। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि जो भी आपका ये सैंपल है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको ये इजीली विजिबल नहीं होगा ऑन दिस स्लाइड, क्योंकि इस स्लाइड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, यानी कुछ डाई या कलर यूज करते हैं इस आपके स्पेसिमेन के ऊपर, ताकि आप इसको फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकें, डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकें। तो डायरेक्ट डिटेक्शन में हमको स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी डिटेल में पढ़नी होती है। और थर्ड पार्ट में जो हम डिस्कस करते हैं वो है कल्चर मीडियम एंड कल्चर मेथड। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें, अगर मान लीजिए कोई भी सैंपल है उसका अमाउंट बहुत कम है, क्या है, उसका अमाउंट बहुत कम है, आपका प्रॉपरली जो भी टेस्ट आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको उस सैंपल से रिलेटेड काफी डिटेल में रिसर्च करनी है और उसके लिए आपका जो सैंपल का अमाउंट है वो बहुत कम है, तो आप उस सैंपल को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, कल्चर करते हैं मतलब ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट, वो मीडियम चाहिए होता है जिसमें बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाए। तो उस मीडियम को, उस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम बोलते हैं। इस कल्चर मीडियम में हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, और उस बैक्टीरिया को ग्रो कराने का जो पूरा मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर मेथड बोलते हैं। एक बार बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो कर गया तो फिर वो क्या करता है, वो एक कॉलोनी बना लेता है। कॉलोनी मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह प्रेजेंट होते हैं, एक कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। हम उस कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, लाइक उसका उस कॉलोनी का साइज कैसा है, शेप कैसी है, कलर कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोटिलिटी टेस्टिंग, यानी कि जो भी आपका सैंपल है, स्पेसिमेन है, जो भी आपका बैक्टीरिया है वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है।
ये हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया। इन फोर्थ पार्ट हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम ये पता करते हैं कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो उसकी स्पीसीज क्या है, वो बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसके लिए दो मेथड है, एक है कन्वेंशनल मेथड जो कि पुराने मेथड है, और इसमें हम करते हैं बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं कैटालिस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इन सबको मैं आगे चल के बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये तो पुराने मेथड हुए, कन्वेंशनल मेथड हुए, जिसमें हम बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। बट एट प्रेजेंट टाइम मॉडर्न मेथड प्रेजेंट है, कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स प्रेजेंट है जिनकी हेल्प से हम विद इन मिनट्स बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सीरोलॉजी का भी हम आजकल यूज लेते हैं। सीरोलॉजी क्या होती है, बेसिकली जो हमारा ब्लड के अंदर जो सीरम वाला पार्ट होता है, उस सीरम में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसको अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं। जब मैं इसको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा तो मैं इम्यूनोएस्से के बारे में भी बात करूंगा। इसके अलावा हम कुछ मॉलिक्यूलर मेथड और टाइपिंग मेथड की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब मैं मॉलिक्यूलर मेथड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पीसीआर के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा वहां पे। और फिफ्थ जो पार्ट होता है, फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करते हैं एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, जिसको हम एएसटी बोलते हैं। एएसटी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो आपका पैथोजन है, जो आपका बैक्टीरिया है, जो डिसीज कॉज कर रहा है, उस पे एंटीबायोटिक का या एंटी माइक्रोबियल एजेंट का कितना असर हो रहा है। यानी जो भी पैथोजन है, जो भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, अगर उसके ऊपर हम कोई एंटीबायोटिक डालते हैं तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर कितना असर कर रही है, कितना उसको खत्म कर पा रही है, उस बात की हम स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एएसटी, दैट इज एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये पूरे 5 पार्ट्स थे जिसमें हम बेसिकली लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे किसी भी पैथोजन की या किसी भी बैक्टीरिया की। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बार अपने पहले पार्ट के साथ, दैट इज सैंपल और स्पेसिमेन कलेक्शन। और अब इनको एक एक करके हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहला पार्ट हमारा क्या था, सैंपल या स्पेसिमेन कलेक्शन, इट्स ट्रांसपोर्ट टू द लैब एंड स्टोरेज। यानी कि इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन एक्स को अगर कोई बैक्टीरियल डिसीज या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो जब हम इससे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या सैंपल कलेक्ट करें, यानी हमें किस डिसीज में कौन सा सैंपल लेना है और कहां से लेना है, बॉडी के किस पार्ट से लेना है, वो सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे, दैट इज सैंपल कलेक्शन। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस सैंपल को लैब तक कैसे भेजा जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए और लैब में जाके इसको कैसे स्टोर किया जाए। देखो, अभी जो हमने बात करी है कि किस डिसीज में कौन सा सैंपल लेना है और बॉडी के किस पार्ट से लेना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहां है और इन्फेक्शन किस नेचर का है। अगर आई में इन्फेक्शन है, कि आपके मान लीजिए यूरिन में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कहां है, ब्लड में इन्फेक्शन है कि आई में इन्फेक्शन है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, तो सैंपल कहां से कलेक्ट किया जाएगा और क्या सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, ये इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन बॉडी की किस पार्ट में है। ठीक है, जब भी मैं सैंपल कलेक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड बहुत बार बार रिपीट होगा, दैट इज स्वैब एंड स्वैबिंग। स्वैब एंड स्वैबिंग का क्या मतलब होता है, तो ये समझिएगा, स्वैब जो होता है ये बेसिकली क्या होती है, एक बहुत ही थिन स्टिक होती है, ठीक है, जिसके टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, एक कॉटन प्रेजेंट होती है, कॉटन प्रेजेंट होती है। और ये कॉटन जो होती है ये एक एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट से क्या होती है, डिप होती है। इसके सरफेस पे क्या है, एब्जॉर्बेंट है, क्या है, एब्जॉर्बेंट है। अगर आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे लोगों की नोज में डाल डाल के स्टिक से सैंपल कलेक्ट करते थे, वो यही स्वैब था, उस प्रोसेस को हम स्वैबिंग बोलते थे। इसमें क्या होता है, ये एक थिन स्टिक होती है और थिन स्टिक के, ये थिन स्टिक होती है, इसके जो टिप पे क्या प्रेजेंट होती है, कॉटन प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, कॉटन प्रेजेंट होती है। और ये कॉटन जो होती है ये एक एब्जॉर्बेंट से डिप होती है, तो इस कॉटन के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। तो जहां से आपको सैंपल लेना वहां पे आप क्या करते हैं, हल्की सी स्क्रैचिंग करते हैं और वहां से सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वैबिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्वैब और स्वैबिंग समझ में आ गया। अब हम अपने चलते हैं मुद्दे पे और समझते हैं कि किस इन्फेक्शन में हमको कौन सा सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले और मोस्ट कॉमन हम बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में या फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के बारे में। किसी पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब होता है वो डिसीजेस जो पैथोजेंस के द्वारा कॉज होती हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, और जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, तो उनको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। तो इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज और इन द केस ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो होता है ब्लड सैंपल। हम पर्सन का ब्लड सैंपल लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं इन्फेक्शियस डिसीज का, तो दैट इज टाइफॉइड। अब हम दूसरे तरह के इन्फेक्शन के बारे में बात करें। अगर किसी पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन है, एक बीमारी लाइक मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजेस होती हैं, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, मेनिंजेस होती हैं, उनमें मान लो इन्फ्लेमेशन हो जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए,
तो तब आप कौन सा सैंपल कलेक्ट करोगे? तो तब हम कलेक्ट करते हैं CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीसरा मान लीजिए केस है इस बार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का, किसी के स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में अगर मान लीजिए दिक्कत है तो आप या फिर किसी पर्सन को एक एग्जांपल लें, डायरियल डिसीज है, डायरिया हो रखा है, तो तब आप कौन सा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं? तो उस टाइम पे हम स्टूल टेस्ट करते हैं या फिर हम उसके जो रेक्टल वाला पार्ट है वहां से क्या करते हैं, स्वेबिंग करके स्वेब लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इन द केस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो अपर पार्ट में है या फिर लोअर पार्ट में है। अगर अपर पार्ट का इन्फेक्शन है तो हम उसकी नेजल पर नेजल स्वैब लेते हैं, यानी नोज के आसपास के हिस्सा से स्वैबिंग करके हम सैंपल ले लेते हैं, या फिर थोड़ा सा अंदर डीप में स्टिक डाल के जो नेजोफेरिंजियल रीजन होता है वहां से स्वैबिंग ले सकते हैं, या फिर पर्सन के थ्रोट से स्वैबिंग करके ले सकते हैं। अगर पर्सन को लोअर ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो हम उससे बलगम लेते हैं, या फिर एंडोट्रैकियल एस्पिरेट, या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लेवास, या फिर हम लंग की बायोप्सी को भी यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द लोअर ट्रैक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बट अगर किसी पर्सन को मान लीजिए क्या है, टीबी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो इन द केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम पेशेंट से जो उसकी मॉर्निंग का जो बलगम होता है, स्पटम होता है, उसको लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं एक छोटा बच्चा है, वो बलगम नहीं निकाल सकता, तो उसके केस में हम उसके गैस्ट्रिक एस्पिरेट को यूज करते हैं। अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, मिड स्ट्रीम का यूरिन लेते हैं, यानी बीच के टाइम का जो यूरिन होता है उसको लेते हैं। या फिर मान लीजिए अगर पेशेंट का जो यूरिन है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, अटक रहा है, तो उस केस में हम सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट यूरिन लेते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ निडल हम उसके ब्लैडर को पंचर करके क्या लेते हैं, अपना सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आ गई। या फिर मान लीजिए कोई बेड रिडन पेशेंट है और उसको कैथेटर लगा हुआ है, तो उसका जो कैथेटराइज्ड यूरिन होता है, जो एक पैकेट में भरा हुआ होता है, वहां से भी हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जेनिटल इन्फेक्शन। किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर जेनिटल इन्फेक्शन है, तो उसके केस में उसका जो सैंपल है वो यूरिन हो सकता है, यूरेथ्रल स्वैब हो सकता है। अगर फीमेल है तो हम उसके सर्वाइकल रीजन से स्वैबिंग करके निकाल सकते हैं, वेजाइनल रीजन से स्वैबिंग करके निकाल सकते हैं, या फिर अगर जेनेटल अल्सर है, कहीं घाव है, तो उस घाव के ऊपर जो एक्सुडेट निकल के आ रहा है घाव में से, उसकी भी स्वैबिंग करके ले सकते हैं। अगर वुंड स्किन है, जैसे वुंड है कोई, या स्किन में कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तो उस केस में, वुंड के केस में और स्किन इन्फेक्शन के केस में, अगर उस वुंड से मान लीजिए पस निकल के आ रहा है या कोई भी एक्सुडेट निकल के आ रहा है, तो उसको आप ले सकते हैं। या फिर वुंड है, अगर घाव है, तो उसके ऊपर आप वही कॉटन की हेल्प से और उस स्टिक की हेल्प से स्वैबिंग करके ले सकते हैं। अगर कोई एब्सेस है, फोड़ा है, तो आप उसको पंचर करके उसके अंदर का जो एस्पिरेट हो सकता है उसको भी ले सकते हैं, या उसके टिश्यू का कोई एक पार्ट भी ले सकते हैं। अगर बोन्स और जॉइंट का इन्फेक्शन है तो आप जॉइंट्स के केस में साइनोवियल फ्लूइड ले सकते हैं, और बोन्स के केस में आप बोन की बायोप्सी करा सकते हैं। आई इन्फेक्शन के केस में आप कंजक्टिवाइटल स्वैब या फिर कॉर्नियल स्क्रैपिंग कर सकते हैं। और इन द केस ऑफ ईयर इन्फेक्शन हम क्या करते हैं, जो आपका आउटर ईयर है, ठीक है, वहां से क्या करते हैं, स्वैबिंग करके स्टिक डाल के स्वैबिंग कर लेते हैं। और मान लीजिए इनर ईयर है, तो आपको पता होगा इनर ईयर में हमारे क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड होते हैं, अगर आपको याद हो, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ, तो उन लिम्फ में से हम क्या कर लेते हैं, एस्पिरेशन कर लेते हैं। सो ये थे हमारे कि हमें किस बीमारी में कौन सा सैंपल कलेक्ट करना होता है। अब हम बात करेंगे इन सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है सैंपल अप टू द लैब, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? तो उसमें हमको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ज्यादातर स्पेसिमेंस होते हैं उनको विद इन 2 आवर्स हमें क्या करना होता है, पहुंचाना होता है लैब में। यानी आपने सैंपल कलेक्ट किया, लेस देन 2 आवर में आपको उस सैंपल को कहां तक पहुंचाना है, लैब तक पहुंचाना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां 2 घंटे का भी टाइम नहीं होता, आपको इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करना होता है विद इन 15 मिनट। जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है और वहां आपने CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया, तो इसको आपको विद इन 15 मिनट क्या करना पड़ेगा, लैब तक पहुंचाना पड़ेगा। उसी तरीके ऑक्यूलर स्पेसिमेन है, आई से रिलेटेड कोई स्पेसिमेन है, या टिश्यू स्पेसिमेन है, या फिर बोन स्पेसिमेन है, या फिर आपका सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेट है, तो उस केस में भी आपको विद इन 15 मिनट आपको सैंपल को क्या पहुंचाना होता है, लैब तक पहुंचाना होता है। अगर यूरिन की बात करें, मिड स्ट्रीम यूरिन जो आपने ली है, तो उसका भी यूजुअली टाइम 2 आवर होता है कि आपको 2 घंटे तक लैब तक पहुंचानी है। बट अगर आपको उसको लंबे टाइम में पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उसमें एक ऐड करना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव, दैट इज बोरिक एसिड। अगर आप उस यूरिन में बोरिक एसिड आप ऐड कर देते हैं तो आप 24 आवर तक भी उसको सैंपल को
लैब तक पहुंचा सकते हैं। स्टूल कल्चर की बात किया जाए तो स्टूल को हम विद इन 1 आवर हमको सैंपल को लैब तक पहुंचाना है, लेकिन अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम में रख दें, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम में रख दें, तो आप 24 आवर तक भी लैब को तक पहुंचा सकते हैं, आपका सैंपल जो है प्रिजर्व रहेगा। रेक्टल स्वैब जो होता है वो विद इन 24 आवर पहुंचा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एनारोबिक कल्चर है, यानी कोई भी बैक्टीरिया ऐसा है जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो ऐसा है जो एनारोबिक नेचर का है, यानी कि वो तभी सर्वाइव करता है जब ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो, ऑक्सीजन एब्सेंट एनवायरमेंट हो, तो उसको ऑक्सीजन एब्सेंट एनवायरमेंट में ही आपको लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, ये एक मीडियम होता है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, एनारोबिक एनवायरमेंट इसमें मेंटेन होता है, तो इसमें रख के आप क्या करें, अपने स्पेसिमेन को प्रिजर्व करें और जितना जल्दी हो सके किसी एनारोबिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रख के इसको आप क्या करें, इमीडिएटली लेबोरेटरी तक ले जाएं। तो ये हमने डिस्कस किया कि हम कैसे सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब सैंपल मान लीजिए आपकी लैब तक पहुंच गया है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट खाली बैठा है और जल्दी से इसको लेकर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर कहीं बिजी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए इस स्पेसिमेन को स्टोर करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं उसको जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या करता है, उनको स्टोर करता है। और इसको वो कब तक स्टोर कर सकता है, अप टू 24 आवर्स तक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ज्यादातर सैंपल जो होते हैं रूम टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा मैं यार रूम टेम्परेचर बोल रहा हूँ, बॉडी टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ। ज्यादातर स्पेसिमेन जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर 24 आवर के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि आपका ब्लड है, ब्लड को आप रूम टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते। ब्लड को अगर आप या तो तुरंत के तुरंत उसको प्रोसेस कीजिए, तुरंत के तुरंत उसका एग्जामिनेशन कीजिए। अगर आप तुरंत के तुरंत उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते तो ब्लड को आपको इंक्यूबेटर में, एक मशीन होती है इंक्यूबेटर, उसमें आपको ब्लड को 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। 37 डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि यही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो जो ब्लड होता है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो बॉडी के अंदर ही है, क्योंकि सेम टेम्परेचर उनको मिल रहा होता है, तो वहां पे माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है वो होती रहती है। तो ब्लड कल्चर को या तो आपको तुरंत के तुरंत प्रोसेस करना है, और अगर आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करना है। सिमिलर चीज आपको रखनी है किसके लिए, बोन स्पेसिमेन के लिए, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट के लिए, और स्ट्रायल बॉडी फ्लूइड्स के लिए, लाइक प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड। अगर ये सैंपल आपके पास आते हैं तो आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे, आप इन्हें 37 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप तुरंत के तुरंत प्रोसेस करेंगे। वहीं अगर हम स्टूल कल्चर की बात करें तो स्टूल कल्चर को हम स्टोर कर सकते हैं 72 आवर्स तक, लेकिन किस टेम्परेचर पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ हम अगर यूरिन के मिड स्ट्रीम की बात करें, यूरिन सैंपल की बात करें, या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो स्पेसिमेंस थे उनको लिया था, या फिर जो गैस्ट्रिक बायोप्सी की बात करें, तो ये जो हमारे पास सैंपल हैं इनको भी 24 आवर्स तक स्टोर किया जा सकता है, बट एट द 4 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम अपनी कॉर्नियल स्क्रैपिंग की बात करें, तो अगर आपने जो आंख से सैंपल लिया है, दैट इज कॉर्नियल स्क्रैपिंग, तो उस केस में आप उसको इमीडिएटली जैसे ही आपको सैंपल रिसीव होगा आप तुरंत उसको क्या रखेंगे, ब्लड आगार पर रखेंगे या फिर चॉकलेट आगार पर रखेंगे, और इसको इंक्यूबेट करेंगे आप किस पे, अपने बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है। और जैसे ही आपको टाइम मिले आप क्या करेंगे, इसको एज सून एज पॉसिबल इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये तो हमने बात करी थी कि कैसे हम डिफरेंट सैंपल को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब हमारे दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिटेक्शन। हमारे 5 मेथड थे, पहला था सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अब हमारा दूसरा मेथड आता है, दैट इज डायरेक्ट डिटेक्शन। तो डायरेक्ट डिटेक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या करेंगे, वो एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, सैंपल डाल देंगे, सैंपल की एक थिन फिल्म बना देंगे। सैंपल की थिन फिल्म को हम क्या बोलते हैं, स्मीयर बोलते हैं। और फिर इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से एग्जामाइन करेंगे। आपको दिख जाता है डायरेक्टली तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सैंपल हो वो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा हो सकता है कि आपका सैंपल जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो अगर सैंपल ट्रांसपेरेंट है तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेन्स यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं, स्टेन्स यूज करने पड़ते हैं, डाई मिलानी पड़ती है इसके ऊपर। क्या मिलानी पड़ती है, डाई मिलानी पड़ती है, इनको कलर करना पड़ता है। कलर करने के बाद हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से एग्जामाइन कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली एग्जामाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिटेक्शन। अब देखो, स्टेन और माइक्रोस्कोप इन दोनों के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने पूरी स्टेनिंग आपको एक्सप्लेन कर रखी है, किस बैक्टीरिया के लिए कब कौन सी स्टेनिंग करनी है, कितने तरह के स्टेन्स होते हैं। मैंने सब कुछ एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर बना रखा है, पहले से शूट करके डाल रखा है। आपको स्टेनिंग पढ़नी है बहुत डिटेल में, किस बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेन यूज होगा, तो मैं जो लिंक है लेक्चर की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप प्लीज इस लेक्चर को जरूर पढ़ें। इसमें सारे स्टेन क्या होता है, दुनिया भर के स्टेन जो भी होते हैं सारे इसमें
मेंशन है। साथ ही साथ मैंने बेसिकली जो माइक्रोस्कोपी की बात करें तो मैंने माइक्रोस्कोप भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैंने माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी कब मिलेगी, साथ ही साथ कितने तरह के ये होते हैं, लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के टाइप, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके भी फर्दर जो सब टाइप्स होते हैं वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में। बेसिकली माइक्रोस्कोप पे मैंने 2 लेक्चर बनाए हुए हैं, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो अगर आपको ये भी पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहां तक हमने क्या कवर कर लिया, तो यहां तक हमने अपने जो 2 पार्ट थे वो कवर कर चुके हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, तो पहला तो हमारा आउट ऑफ 5 मेथड्स, हमारे जो 2 मेथड थे दैट इज सैंपल कलेक्शन, ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, और डायरेक्ट डिटेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो 3 मेथड हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।